दोस्तों सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। मूवेबल कहते हैं एक दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं ज़रा जल्दी से वजाहत करता चलूँ। ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, मतलब पैसा, सोना, नकदी, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, ज़मीन, जायदाद, घर, मकान वगैरह। द कंप्लेन ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट शेल, जो नकल पजीर यानी जो हरकत करने वाले कब्जाजात की शिकायत में दर्ज झेल चीज़ें जो हैं वो दर्ज होंगी। कौन कौन सी, इसकी वजाहत ये है, ठीक है। इस हिस्से में बताया गया है कि अगर किसी ने सड़क, रास्ते या अवामी जगह पर आर्जी कब्जा किया है तो इसकी शिकायत किस तरह दर्ज की जाएगी। कंटेन द डिटेल्स ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ द मूवेबल इंक्रोचमेंट ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। शिकायत में रियासती ज़मीन पर कब्जा की जगह और नोयत की तफसीलात वगैरह शामिल होंगी। बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट एंड ऑल एविडेंस अवेलेबल विद द कंप्लेंट। शिकायत कुनिंदा अपनी दरख्वास्त के साथ हल्फनामा और तमाम दस्तयाब शवाहिद लाजमी जमा कराएगा। द हेयरिंग ऑफिसर और SDEO shall inspect the site and take the stance of the person concerned with assistance requisite enforcement squad। यानी हेयरिंग ऑफिसर या सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर ज़रूरी इन्फोर्समेंट स्क्वाड की मदद से जगह का मुआयना और मुतलका अफराद का मौक़िफ़ सुनेगा। The enforcement officer, after inspection of site and collection of evidence, is satisfied that the encroachment needs removal under the law, he shall serve। अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मुआयना और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुतमईन हो के कब्जा गैर कानूनी है और हटाना जरूरी है तो वो कौन कौन से इकदाम करेगा, दर्जेल इकदाम करेगा। नोटिस टू द इलीगल ऑक्यूपायर टू शो कॉज विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ सच नोटिस, और यानी गैर कानूनी काबिज को नोटिस जारी करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर वजह बयान करेगा क्यों उसने सरकारी जगह को कब्जा किया हुआ है। रिमूवल ऑर्डर टू द इलीगल ऑक्यूपायर टू वेकेट, खाली करना द स्टेट प्रॉपर्टी विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ सच ऑर्डर। यानी गैर कानूनी काबिज को हुक्म जारी करेगा 3 दिन के अंदर अंदर रियासती जमीन खाली कर दे। If the illegal occupier fails to satisfy the enforcement officer or vacate the state property within specified time, the enforcement officer shall, after expiry of such period, take any of action provided under section 38 of the act। 38 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसी एक्ट का। यानी अगर गैर कानूनी काबिज मुकर्ररा मुद्दत में इत्मीनान बख्श जवाब ना दे या ज़मीन खाली ना करे तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक्ट की दफ़ा 38 की ज़ीली दफ़ा 2 के तहत कार्रवाई करेगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, साथ में कमेंट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्ट हमने ऑलरेडी और इस तरह के पीरा जितने भी लॉज हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा सब कुछ। दोस्तों इन रूल का सेक्शन 7 या रूल 7 बताता है अबाउट द कंप्लेन ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट, जो कि मूव नहीं हो सकती, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती। अगर उस पे कब्जा हो गया है तो उसकी बाबत बताया गया है। कंटेन द, ऐसी कंप्लेन के अंदर क्या क्या होगा, कंटेन द डिटेल्स ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमूवेबल इंक्रोचमेंट ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी एंड, यानी जो शिकायत है अगर किसी ने कोई कंप्लेन की है ऐसी चीज़ के बारे में जो कि इमूवेबल है, वो सरकारी है, रियासती जायदाद है वो, तो उस शिकायत के अंदर रियासती ज़मीन पर गैर मनकूला कब्जे की जगह और नोयत की तफसीलात वगैरह दर्ज होंगी। और शिकायत कुनिंदा अपनी दरख्वास्त के साथ हलफनामा और तमाम दस्तयाब शवाहिद लाज़मी जमा कराएगा। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन रेफरेंस ऑफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर और एनी डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी बोर्ड, hearing officer or subdivisional enforcement officer shall inspect the site, take the stance of the concerned persons. If satisfied that the enforcement needs removal under the law, then he shall through the subdivision enforcement officer submit a report to the hearing officer। यानी enforcement officer अगर इसे whistle blower, अथॉरिटी बोर्ड या hearing officer या सब डिवीजन enforcement के ऑफिसर की हिदायत पर इत्तला मिले तो वो मौका का मुआयना करेगा, मुतलका अफराद का मौक़िफ़ सुनेगा, और अगर मुतमईन हो के कब्जा गैर कानूनी है और हटाना जरूरी है तो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जरिए अपनी रिपोर्ट हेयरिंग ऑफिसर को पेश करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सिविल litigation regarding the title of the state property, the report shall specify the status of such litigation। बशर्ते के अगर रियासती ज़मीन की मलकियत पर कोई सिविल मुकदमा ज़ेर समात हो तो रिपोर्ट में इस मुकदमे की मौजूदा हैसियत भी वाज़े की जाएगी। मतलब भाई वो जो अफसर वहाँ पे गया है उसको समझ आई कि इस पे तो ऑलरेडी कोई लिटिगेशन चल रहा है तो वो उसकी जो करंट स्टेटस होगा वो भी साथ में ज़रूर बताएगा। On receipt of the report of the enforcement officer, the hearing officer shall issue notice upon the alleged illegal occupier। यानी enforcement officer की रिपोर्ट मसूल होने पर हेयरिंग ऑफिसर मुबैना गैर कानूनी काबिज को नोटिस जारी करेगा। सबसे पहले कितने दिन का हमने पहले पढ़ा, तकरीबन 3 दिन का होना चाहिए। इससे अगला जो प्रोसेस है दोस्तों वो है रिप्लाई ऑफ द एलिज्ड इलीगल ऑक्यूपायर से मुतालिक।
The alleged illegal occupier shall submit his replies supported by an affidavit and relevant evidence, including entitlement or legal possession over the state property in question. यानी मुबैना गैर कानूनी काबिज जो है वो अपनी जवाबदही के साथ क्या करेगा, एक हलफनामा और तमाम मुतलका शवाहिद भी पेश करेगा। भाई ये जगह जो आप स्टेट की बता रहे हैं ये तो मेरी है, मुझे दादा परदादा ऐसे मिली थी, मैंने फलाने बंदे से खरीदी हुई है, और उस तमाम एक तो हलफनामा देगा और साथ में तमाम शवाहिद भी देगा जिनमें रियासती ज़मीन पर अपने किसी भी हक या कानूनी कब्जे का दावा शामिल। इस रूल के अंदर राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। द एलिजिड इलीगल ऑक्युपायर may participate in the proceedings either in person or through a representative pleader or advocate duly authorized by him in this regard। यानी मुबैना गैर कानूनी काबिज जिसके खिलाफ कोई मसला चल रहा है वो जो है वो इस कानूनी कार्रवाई में खुद भी शरीक हो सकता है या अपने नुमाइंदे वकील या मजाज एडवोकेट के ज़रिए भी शिरकत कर सकता है, और जो है वो पेरा फोर्स के साथ इस कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है। भाई ये जगह तो मेरी है, वो बोलेंगे ये तो सरकारी। इसी सेक्शन के अंदर पावर ऑफ हेयरिंग ऑफिसर भी बताई गई है। द हेयरिंग ऑफिसर if he deemed necessary may call for the record of any department or any agency under the scheduled laws for the purpose of ascertaining the veracity सच्चाई को, रास्ती को बोलते हैं, of the stance taken by the alleged illegal occupier in his reply, especially with the respect to his legal right or enlightenment over the state property in question। यानी हेयरिंग ऑफिसर अगर ज़रूरी समझे तो किसी भी महकमा या शेड्यूल क़वानीन के तहत किसी एजेंसी का रिकॉर्ड तलब कर सकता है, ये ताकि काबिज के मौक़िफ़ की सच्चाई ख़ास तौर पर रियासती ज़मीन पर इसके कानून, हक या दावे के बारे में जांची जा सके। इशुएंस ऑफ रिमूवल ऑर्डर से मुतल्लिक भी इसी 7वें सेक्शन के अंदर बताया गया है। आफ्टर हेयरिंग ऑफ ऑल द कंसर्न्ड एंड एग्जामिनिंग द एविडेंस, इफ द हेयरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल अंडर द एक्ट, ही शैल इशू अ रिमूवल ऑर्डर इन राइटिंग टू रिमूव द इन्फोर्समेंट विद द इंक्रोचमेंट विद इन 15 डेज। कितने दिन? 15 डेज इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर। यानी अगर तो हेयरिंग अफसर मुतमईन हो के कब्जा गैर कानूनी है तो वो तहरीरी तौर पर रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा तमाम फरीकैन को सुनने और शवाहिद देखने के बाद, जिस पर 15 दिन के अंदर अंदर अमल करना लाज़िम। इसी 7वें सेक्शन के अंदर इन्फोर्समेंट और रिमूवल ऑर्डर के बारे में भी बताया गया है कि on the expiry of time period specified in the removal order, if enforcement is not removed by the illegal occupier, the hearing officer shall direct the subdivision enforcement officer to get it removed by issuing a specific direction in writing in this regard। यानी अगर मुकर्ररा वक्त के बाद भी कब्जा ख़त्म ना किया जाए तो हेयरिंग अफसर सब डिवीजन इन्फोर्समेंट अफसर को तहरीरी हुक्म देगा कि वो ज़बरदस्ती उस बंदे से कब्जा ख़त्म करवाए। दोस्तों इसी सेक्शन के अंदर डेली रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया गया है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर डेली रिपोर्ट्स भी देगा। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट द इमूवेबल इंक्रोचमेंट टू द सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पर मसूला मालूमात और गैर मनकूला कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जमा करवाएगा डेली बेसिस पे। सेक्शन 7 रूल 7 के अंदर ये हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों जो इन रूल नंबर या सेक्शन नंबर 8 है, इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन। आर रिप्रेजेंटेशन शेल कंटेन द ग्रीवियंस, एनी लीगल राइट और एंटाइटलमेंट ओवर एनी प्रेमिसेस, लैंड, प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल, कार्ट, आर्टिकल और आइटम, एंड शेल बी सपोर्टेड बाय ऑल रेलिवेंट एविडेंस एंड एन एफिडेविट टू द फैक्ट्स एलिज्ड देयरइन बाय द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन। जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसके अंदर ज़मीन, अहाता, इमारत, गाड़ी, रेडी, सामान या चीज़ें जो कानूनी हक या दावा में शामिल होगा वो, और उनके साथ साथ शवाहद और हल्फनामा भी साथ में पेश किया जाएगा, उनके शवाहद, उनके प्रूफ भी साथ में पेश किया जाएगा। और जहां पे वेयर द एक्ट ऑफ एन अथोराइज्ड ऑफिसर इज चैलेंज्ड, द रिप्रेजेंटेशन शैल कंटेन द इलीगैलिटी और एक्सेस committed by the concerned officer in exercise of his power। अगर नुमाइंदगी किसी मजाज अफसर के इक़दाम के खिलाफ हो तो इस समय इस गैर कानूनी फेल या इख्तियारात से तजावुज़ की निशानदही लाजिम होगी जो मुतल्लिक़ अफसर ने किया है। यानी इस शेख का मकसद अफसरान के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ रिलीफ फराहम करना भी है।
मजीद इसके अंदर बताया गया है कि जो नुमाइंदगी है ना वो दर्ज नहीं हो सकेगी। कब when representation of similar nature has already been dismissed, action was taken by enforcement officer on direction of hearing officer under section 39 of the act, and removal order with the respect of the immovable encroachment has been issued by the hearing officer, and the offender or aggrieved person was party टू सेड प्रोसीडिंग्स। यानी जो नुमाइंदगी दर्ज कब नहीं हो सकेगी, इसी नोयत की नुमाइंदगी पहले ही अगर मुस्तरद हो चुकी हो, कार्रवाई इन्फोर्समेंट अफसर जो है उसने हेयरिंग अफसर की हिदायत पर सेक्शन 39 के तहत ऑलरेडी की हो, या उस जगह का रिमूवल ऑर्डर ऑलरेडी जारी हो चुका हो उस चीज या जगह का, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं हो सके। मजीद इसके अंदर बताई गई है टाइम लिमिट फॉर रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी। द रिप्रेजेंटेशन शैल बी फाइल्ड बाय द ऑफेंडर और aggrieved person within 30 days। कितना? 30 days from accruing of cause of action। यानी नुमाइंदगी सिर्फ इसी वक्त काबिल समात होगी अगर इसे मुतल्लका कार्रवाई या वजह तनाज़ा सामने आने के 30 दिनों के अंदर अंदर जमा कराया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 9 के अंदर हेयरिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, या रूल 9 के अंदर टाइमलाइन टू टेक अप रिप्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि द हेयरिंग ऑफिसर शैल टेक अप द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बिफोर हिम एज सून एज इट मे बी practicable but not later than 3 working days from the date of its receipt। यानी हेयरिंग अफसर नुमाइंदगी को जैसे ही मुमकिन हो समात के लिए मुकर्रर करेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्किंग डेज के अंदर। इसी 9वें सेक्शन के अंदर अटेंडेंस ऑफ हेयरिंग के मुतालिक भी बताया गया है दैट द ऑफेंडर और अग्रीव्ड पर्सन शैल अटेंड ऑल हेयरिंग्स बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर इन पर्सन और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव प्लीडर और एडवोकेट ड्यूली अथोराइज्ड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। यानी जो मुतासरा शख्स है या मुल्जिम, उसको लाजमी है कि वो अपनी नुमाइंदगी की समात में ज़ाती तौर पर या अपने नुमाइंदे वकील के ज़रिए से शरीक हो। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड हेयरिंग ऑफिसर को रहेगा इस तमाम की तमाम प्रोसीडिंग के अंदर। द हेयरिंग ऑफिसर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एनी statutory authority or agency under the scheduled laws in order to ascertain the veracity of stance raised by the offender or aggrieved person in the representation, especially with regard to his legal right or entitlement। यानी हेयरिंग ऑफिसर किसी भी सरकारी महकमे या अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर सकता है ताकि ये तय किया जा सके कि नुमाइंदगी करने वाले का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं। ये हेयरिंग ऑफिसर को ऑथोराइज कर रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन का भी जो है ऑथोराइज किया जा रहा है सेक्शन 9 के अंदर हेयरिंग ऑफिसर को। वेयर द हेयरिंग ऑफिसर अलाउज द ऑफेंडर और अग्रीव्ड पर्सन शैल हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन एंड रिबट द एविडेंस प्रोसीड। अगर हेयरिंग अफसर इजाज़त दे तो नुमाइंदगी करने वाला दूसरे फरीक के शवाहिद को चैलेंज कर सकता है और उस पर जरा भी कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं किसी की चीज को दोबारा रीवैल्यूएट करना। अगर एक बंदा बोल रहा है, 9वें सेक्शन के अंदर मजीद बताया गया है एनी एविडेंस अंडर द एक्ट शैल बी टेकन on oath or affirmation shall be recorded, kept and maintained in the separate case file assigned to the matter। यानी तमाम शवाहिद हल्फ पर लिए जाएंगे और अलग अलग केस फाइल में महफूज रखे जाएंगे। मतलब जितने भी एविडेंस दोनों साइडों से दिए जाएंगे ना, उसको केस फाइल के तौर पे महफूज रखा जाएगा और उनको कंसेक्यूटिवली महफूज रखा जाए। इसी 9वें सेक्शन के अंदर बताया गया अगर कोई अटेंडेंस पे नहीं आता तो उसके खिलाफ क्या है। ऑल पार्टीज शैल अटेंड द हेयरिंग एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो नहीं आती द हेयरिंग ऑफिसर मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग adjourn the hearing and impose such cost as he deem appropriate on the party रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। यानी तमाम फरीकैन का हाजिर होना लाजमी है। बसूरत देकर हेयरिंग अफसर क्या करेगा, वजूहात तहरीर करके अडजॉर्न कर देगा, समात को मुलतवी कर सकता है और जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना भी आयद कर सकता है। और इसी 9वें सेक्शन के अंदर आखिर में बताया गया डिसीजन टाइमलाइन के बारे में कि द रिप्रेजेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द हेयरिंग अफसर विद इन 60 दिनों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी जरा ज़हन में रख लें। एंड सेक्शन 10 इज अबाउट पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टी। In a case, a party to the proceeding after a service of notice does not appear before the hearing officer on the date fixed for hearing, the hearing officer shall proceed ex parte against such party। मतलब अगर कोई फरीक नोटिस मिलने के बावजूद समात पर हाजिर ना हो तो हेयरिंग अफसर इसके खिलाफ एक तरफा ही कार्रवाई कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ हेयरिंग ऑफिसर।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर वो एक्स पार्टी ज्वाइन कर लेती है लेटर ऑन फॉर गुड कॉज, उसके बारे में, इफ सच पर्सन अपीयर्स ऑन द subsequent date fixed for hearing and shows good cause for his absence, the hearing officer may allow him to join the proceeding from thereupon. यानी अगर वो शख्स बाद में मुकर्रर तारीख पर आकर अपनी गैर हाजिरी को माकूल वजह बता दे तो हेयरिंग अफसर इसे दोबारा कार्रवाई में शामिल कर सकता है अगर वो चाहे तो।